बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 13 जून 2025 पाकिस्तान का बजट, और बजट में वादे होंगे या आजमाइशें, धोखा होगा या वादे पूरे होने का वक्त आएगा। अगर सिंध को सिर्फ लिया जाए और सिंध की बात की जाए तो 877 अरब रुपए का बजट इस वक्त तवक्का की जा रही है कि सिंध को मिलेगा। लेकिन क्या ये बजट सिर्फ कागजात तक महदूद होगा या वाकई तरक्याती कामों में खर्च किया जाएगा? ये कहा जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत से इसमें जो यहाँ की लोग हैं वो आपको देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ पैगामात के जरिए से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पैगामात चलाए जा रहे हैं कि तकरीबन 21 लाख घर जो हैं वो दिए गए हैं, जो तारीख में सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। और ये भी कहा जा रहा है, आज ही जैसे शर्जील मेमन साहब ये बात कर रहे थे कि ये घर जो हैं वो खवातीन के नाम किए जाएंगे। बहुत बड़ा काम है, किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। इसके अलावा ये बजट होता क्यों है? ये बजट होता है अवाम की बुनियादी फलाह और बहबूद के लिए। फलाह और बहबूद में तालीम भी आ जाती है, सेहत भी आ जाता है, और बिजनेसमैन जो तबका है, ताजिर बरादरी है, उनके रिलीफ की भी बात आती है कि किस तरह से कराची, खासतौर पर अगर हम सिंध की बात करें और सिंध के बजट की बात करें तो इसमें खास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि कराची में किस तरह से कारोबारी लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, यहाँ की अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाएगा। क्या ये टारगेट्स को पूरा कर पाएगी सिंध गवर्नमेंट? क्या इस वक्त 17 साल तकरीबन या उससे ऊपर या नीचे कुछ हो चुके हैं सिंध गवर्नमेंट में, इस वक्त पीपल्स पार्टी मौजूद है, क्या पहले भी जो बजट के टारगेट थे उनको अचीव किया जा चुका है? ऑडिट क्या कहते हैं, तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है अतीक मीर साहब, आप ताजिर रहनुमा हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अतीक मीर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको सुन रहा हूं। अतीक मीर साहब, इस वक्त 13 जून को एक्सपेक्टेड है कि बजट अनाउंस होगा, और अगर हम सिंध की बात करें, कराची की बात करें, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के पास 877 अरब रुपए का बजट 2025-2026 अनाउंस होने जा रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि इतनी रकम होगी। क्या समझते हैं इस वक्त कि क्या पहले जो बजट अरबों रुपए को दिया गया, क्या उसको जस्टिफाई कर सकती है सिंध गवर्नमेंट? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इखलास होना चाहिए। आपके पास रकम आ जाती है, आप उसको मुनसिफाना, वो जो लोगों के वसाइल हैं, कि आप उसकी तकसीम में इंसाफ कर सकेंगे, क्या आप उसे सही जगह खर्च कर सकेंगे? जब आपके पास ये चीजें नहीं होती तो बजट में मुख्तस की गई जो रकम है उसका अवाम को तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि उन लोगों को फायदा होता है जिनके हाथ से वो खर्च होनी है। बदकिस्मती है, सिंध के बजट के में भी यही कुछ होता है कि मैं नहीं समझता कि 20% भी वो पैसा कराची पर या सिंध पर खर्च होता हो, इसलिए कि डे बाई डे मैं देख रहा हूं कराची अंधेरों में डूबता चला जा रहा है। ट्रैफिक का जंगल बन चुका है, पानी के लिए तरसते हुए, देखने में एक शहर है लेकिन लगता है हम किसी जजीरे में रहते हैं जहां दूर दूर तक खुशहाली है। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कभी मुजरिम करता, आज पुलिस में बेशुमार कारी पेड़े जो खुद भी जुर्म करती है, जराइम पेशा अनासिर की भी कुछ पढ़ाई करते हैं। तो ये हम बज़ाहिर एक शहर नुमा जंगल में रहते हैं, और इसे जंगल बनाने वाला कौन है? वो सिंध हुकूमत है। कहां गया K4 का वो मंसूबा कि हमें पानी मिलना था? कहां गया सेफ सिटी का वो मंसूबा, हमें अमन व अमान मिलना था, तहफूज जान मिलनी थी? कहां गए इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे? हम देख रहे हैं एक कभी कभार ये रेड ये लाइन और ग्रीन लाइन फलाना ये, लेकिन अब उसके टिकट देखें, एक गरीब आदमी अगर पूरा महीना सफर करे तो 5 से 6 हजार रुपए कैसे देगा वो? इसी तरह बिल्कुल दूध अगर कभी मिल जाता है तो उसमें मेहने डाल के देते हैं। बाकी रहा वफाकी बजट तो अल्लाह की अमान, अल्लाह की पनाह, उसके बारे में यूं समझ लें कि मुझे पता है कि आपके वॉलेट में, आपके पर्स में 100 रुपए
तो मैं ये समझूं कि आप मुझे 1000 रुपए दे देंगे तो मैं अपने आप को यानी गुमराह करने वाली बात है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। सर बात ठीक है आपकी, लेकिन चलें ठीक है मान लेते हैं, हम भी कराची की सड़कों पे सफ़र करते हैं, लगता है कि अहमकों की जन्नत में शायद हुक्मरान ज़िंदगी गुजारें। लेकिन एक और बात भी और तलब है, आप खुद बिजनेस संभाल रहे हैं, आपको पता है कि लॉस क्या चीज़ होती है, आपको पता है कि इनकम को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें सब सामने हैं। लेकिन वफाक जब बजट दे रही होती है, समझ लें कि 4 बेटे हैं और 4 बेटों को जो वो अपना अपना पास कर रही है, ये बेटे किस तरह से कमा के देते हैं, सूबे किस तरह से कमा के दे रहे हैं। अभी एक कहा जाता है कि कराची अगर टैक्स ज़्यादा जनरेट कर रहा है, आप लोग बिजनेस बरादरी भी ज़्यादा जो है वो टैक्सेस जनरेट कर रही होगी जो कि वफाक के खाते में जाते हैं। क्या इस ज़मरे में सिंध सूबे को खास तौर पे अलग से तवज्जो देने की ज़रूरत है कि एक सूबा अगर कमा के दे रहा है ठीक तरह से तो उसको उस लिहाज से ट्रीट किया जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त कराची के ताजरों का सबसे बड़ा एजाज ये है कि इस पिटी हुई मरी हुई मैशियत में भी रेवेन्यू सबसे ज्यादा दे रहा है। और कराची के शहरियों और ताजरों की बदकिस्मती ये कि इन्हें जो कुछ भी हुकूमत सिंध को वफाक से मिलता है, जैसे आपने कहा कि 4 बेटे हैं, चारों को पैसा मिलता है, तो एक बेटा ही चोर हो तो फिर उसके हाथ से खर्चा करना ठीक नहीं है। वफाक बहुत सारे मंसूबे हैं जैसे हाईवेज वगैरह, दीगर ये ग्रीन लाइन वगैरह, ये वफाक खुद इसके लिए कमेटी बनाए, अपने हाथों से खर्च करें। अब ये बात साबित हो गई कि जिस तरह आपने कराची के फंड को, कराची की आबादी को कम करके कराची के वफाक में जो हिस्सा है वो कम कर दिया, एक तो वो कम हो गया, फिर आपने वो गलत हाथों में दे दिया। तो आप हमें सही हाथ दे दें, ये कम हिस्सा भी कराची के काम आ जाए। ये कम पैसे भी अगर कराची पे 50% भी लग जाएं तो कराची की किस्मत जाग जाएगी। देखिए, ये कभी हम कहते थे ये उरूसुल बलाद है, शहरों की दुल्हन है, आज इसका चेहरा मस्क हो गया। और दूसरी तरफ कभी हम कहते थे ये इसको माशी हक कहते थे। मुझे याद है वो इस जमाने में पंजाब में जो वो मिसाल बनी हुई थी, जिससे आज हम कहते हैं कि मकरूज हो गया तो उसको लंदन भेज दो, कोई नौकरी मिल जाए, दुबई भेज दो। तो पंजाब में लोग कहते थे जुल कराची मुझ कमाइयां, यानी कराची चले और पैसे कमा के जाए। आज वही कराची है जहां रोजगार नहीं है, जहां 80% तिजारत वो सरवाइव कर रही है, उनके माहाना अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, दिन ब दिन पंजाब बैठता चला जा रहा है। सर आपको क्या लगता है कि ठीक है, एनर्जी सेक्टर पे भी हम बात करेंगे कि फर्ज करें इस वक्त सिंध गवर्नमेंट है, क्या कोई और पार्टी अगर होती या कोई और क़यादत होती तो क्या वो सिंध स्पेशली कराची के मसाइल पे काबू पा सकती थी? वैसे मेरा जाती ख्याल है कि जैसे मेयर कराची हाफिज नईमुर रहमान की बात आई थी, छीन गए हैं ना उससे मेयरशिप, जिस तरह इलेक्शन छीन जाते हैं, अभी समड़ियाल में आपने देखा। तो इसी तरह अगर जमात को फंड्स दे दिए जाते, जमात को ईमानदारी के साथ उनका मेयर अगर मुंतखब हो जाता तो यकीनन नेमतुल्लाह खान की कारकर्दगी किसे याद नहीं है। ये अलग बात है कि उनके मंसूबों पे दूसरों ने अपनी तख्तियां लगाई। आपको याद होगा उससे पहले भी जमात का मेयर था और किस तरह इन्होंने काम किए। तो जमाती तौर पर भी एक इखलास नजर आता है। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी कराची में, आपने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया था, शायद कभी पीपल्स पार्टी बेहतर रिजल्ट दे दे, तो आप तो शायद का मैं कह रहा हूं यकीनन कभी ये रिजल्ट नहीं दे सकते। 12-13 साल में जो जिसका किबला दुरुस्त ना हो सका, अब वो अचानक कैसे वो ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा फर्क पड़ता है कि जमातों का भी बड़ा रोल होता है। उन जमातों के ऊपर से नीचे तक लोग
उनकी कारकर्दगी देखते हैं, हमारे कारकुन क्या कर रहे हैं, हमारे मुंतखब अराकीन अतीक क्या मीर कर साहब, रहे हैं। आपकी गहरी नजर है। एक तरफ हम पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कराची वाले, कोई चीज जन्नत का माहौल तो नहीं बना हुआ, चीजें चल रही हैं इस तरह से। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हम क़यादत देखते हैं, शीरी रहमान साहिबा भी उनके साथ हैं। यहाँ पे जो पाक भारत मसला हुआ है, तनाज़ा, जिस तरह भारत पानी पे अभी जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, और हमने देखा कि उस मामले में भी अभी एक पूरा जो टीम है वो इस वक्त वहाँ मौजूद है बात करने के लिए कि जनाब ये मसले को कैसे हल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत हमें यहाँ पे जंग के दौरान भी एक बिल्कुल नए तरीके से नजर आई। आप क्या समझते हैं कि अगर क़यादत मुख्तलिफ फोरम्स में हमें नौजवानों की सरबराह होती हुई नजर आती है, या नई नस्ल उनसे इंस्पायर होती है? हम भी बहुत इंस्पायर हुए थे कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन बहुत अच्छा लगा कि जनाब जिस तरह उन्होंने बात की, अपना मुकदमा लड़ा। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि सिंध कराची तनाजुली का शिकार है। क्या समझते हैं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी गिरफ्त नहीं अपने ही सूबे में, अपनी ही पार्टी के लोगों पे? देखिए, बिलावल के नाना का विजन आपको याद है, जो कहा करते थे कि रोटी कपड़ा और मकान ये हर शख्स का हक है, और ये हमारी पार्टी का एक मंशूर है। क्या ये उससे हट नहीं गए? वो उसके नाना ने मुल्क का आइन बनाया, और जब आइन का चेहरा मस्त हुआ तो उसका दामाद भी, उसका नवासा भी उस आइन के बस करने में, बरतर करने में वो शरीक थे। तो आप अगर फर्क देखें तो बेनजीर के बाद पार्टी में, मुझे नहीं पता बिलावल क्या सोचते होंगे, उनकी क्या इखलास होगा, लेकिन हम तो देखते हैं ना कि कोई अमल सामने आए। बिलावल ने बारहा कहा कि मैं ये सोच रखता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके नीचे जो लोग हैं, एक गाड़ी है, आप नया इंजन बांध दे उसको, लेकिन अगर उसके चारों टायर फटे हुए हैं तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो बिलावल की यकीनन दस्त बाजू इस करप्ट तरीन, ये जो माफिया चिमटा हुआ उसकी पार्टी को, इसने बिलावल की भी सोच को मफलूज कर दिया है। वो चाहते होंगे कि मेरी मां के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हों, वो चाहते होंगे कि मेरे नाना का जो नारा है वो आज फिर जिंदा हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बिलावल को चिमटे हुए लोग हैं उनके खिलाफ वो ऐसा करने नहीं देंगे। यही सबब है कि मुझे लगता है कि वो दिल छोड़कर अब मुल्क में रहते ही नहीं है, उनकी कोई तवज्जो भी नहीं है। उन्होंने पिछले दिनों तक पानी के ऊपर उन्होंने कहा, जी मैं तो खुद टैंकर से पानी पीता हूँ, अपना कहां से पानी ला कर दूं। कुछ मेच्योरिटी भी नहीं है, बचपन भी है, तो वो नौजवान हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें बहुत अच्छे सियासतदानों की तरबियत की जरूरत है, जो उनको सही रहनुमाई करें और उनसे बेहतरीन काम लें। अच्छा, आपने अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने जमात इस्लामी का जिक्र किया। अभी जब हमारी वाजबात के हवाले से बात हो रही थी कि KMC मुलाजमीन के वाजबात नहीं अदा किए जा रहे, तो ये हमारी नॉलेज में है कि अभी भी जमात इस्लामी के जो टाउन नाज़मीन हैं या UCs हैं, उनका बाकायदा इजलास हर हफ्ते, हर महीने के बेसिस पे होता है। उनसे पूछा जाता है, ऑडिट किया जाता है उनका ज़ाती बुनियादों पे। ये कोई वो जवाबदेह नहीं है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दो, पार्टी बेसिस पे। आप क्या समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी खुद से अपना ऑडिट और अपने लोगों को देखना शुरू कर दे तो क्या मसाइल बेहतर हो सकते हैं? देखिए, जहां तक आपने भी जमात के नाज़मीन की बात की है, इस वक्त एक वो कहते हैं ना कि नल से नल फंसा हुआ है, एक दूसरे की टांगे, एक चलना चाहता है, एक रुकना चाहता है, और दोनों की टांगे बंधी, तो सफर नहीं हो सकेगा। इस वक्त जो ये कि निजाम, शहर का बल्दियाती निजाम मुख्तलिफ जमातों ने अपने अपने सर लिया है। एक के पास फंड्स हैं, वो है पीपल्स पार्टी, दूसरे उन्होंने फंड्स को खर्च करना है, वो दीगर जमातें हैं जो उसके अपोजिट हैं। तो ये सोच के फंड्स रोक लेना कि इसका मैंडेट बेहतर हो जाएगा,
लोग इसके गुण गाने लगेंगे। आपने माजी में देखा होगा यही कुछ होता था जब पीपी और मुत्तहिदा के दरमियान एक पार्टी कचरा उठाती थी, दूसरी कचरा फेंक देती थी। यहां तक शिकायतें होती थी कि देखें हमने मेन होल की ब्लॉकेज को खत्म किया तो दूसरे दिन उसमें से लिहाफ निकले, उसमें से बोरियां निकली। तो ये इस तरह की जो हरकतें हैं जमाती लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ, तो शहरी किसके पास जाएं, किससे दादो फरियाद करें, किससे कहें? तो ये निजाम एक दूसरे से इस तरह जुड़ा हुआ है। आप देखिए डीएमसी में जो लोग हैं वो केएमसी की राह में रोड़ा अटकाते हैं, केएमसी वाले डीएमसी के रास्ते में, और जिसका इस वक्त मौका मिलता है, जिसका भी एक पथारे उठाता है दूसरा पथारे लगा देता है। मिल के बैठे, एक सोच अपनाए, एक मुश्तरका लाया अमल अपनाए, ये जब भी मुमकिन है कि कोई इनको बैठ के मजबूर करे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आर्मी चीफ ने जहां पूरा एक सर्कस अपने नीचे, एक सियासी सर्कस अपने मातहत कर लिया है, तो ये कराची जैसे शहर को, जिसने मुल्क को चलाना है, जिसने मुल्क को आगे बढ़ाना है, जिसकी मैशत चलेगी तो टैक्स का हदफ पूरा होगा, तो कम से कम कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पहले भी आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद फिर खामोश हो गए जब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर बात हुई थी। अब भी उन्हें आगे आना चाहिए। वो जिस तरीके से वो दिलचस्पी ले रहे हैं मुल्क की सियासत में, कराची के मामला में भी उन्हें दिलचस्पी लेनी चाहिए, इसलिए कि कराची अगर दिन ब दिन इसी तरह दफा होता चला गया, कराची की मैशत घुटती रही, कराची का इसी तरीके से सरमाया कम होता गया, कराची से लोग इसी तरह नकले मकानी करते रहे, तो फिर कराची सिर्फ एक ऐसा शहर बन जाएगा जहां कभी लोग रहते थे। आज हमारा स्किल कहां जा रहा है? जाके आप देखें ये जो हायर एजुकेशन के दफातर में किस तरह बच्चों की टाइम तक है। जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जाके देखिए, 2-2 हजार बच्चा वहां अपनी डिग्रियां अटेस्ट करवा रहा है। ये सब भागना चाहते हैं, ये नकले मकानी है, ये हिजरत है यहाँ से, इसको रोकेगा कौन? बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, यूट्यूब चैनल पे भी सुनिएगा, हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के चैनल पे जाके भी। वो बातें हैं जो आंखें नम कर देती हैं, वो बातें हैं जो जुबान को खामोश कर देती हैं, लफ्ज़ गायब हो जाते हैं। समझना पड़ेगा कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है। अगर कोई आला क़यादत ये जानती है कि तमाम चीज़ें ठीक हैं और उसको किस तरह से ठीक करना है, तो कर क्यों नहीं रहे? क्यों सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? क्यों करप्शन का बाजार आम है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं आमिर सिद्दीकी साहब। आपका ताल्लुक MQM से है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, अभी अतीक मीर से भी बात हो रही थी, ताजे रहनुमा, और आपको पता है कि अतीक मीर की पहचान क्यों बन चुकी है कि उन्होंने लाहौर से लोगों को बुला लिया था। यहाँ पे उनके जुमले से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ भी जानते हैं कि पाकिस्तान के कराची के मसाइल क्या हैं, हमसे बहुत से वादे उन्होंने किए हैं। मैं वहाँ से शुरू करती हूँ, बातों को रिपीट करने के बजाय, कि अगर पता है कि एक जगह करप्शन ज़्यादा है और अभी अरबों रुपए का बजट जो है वो सिंध को मिलने वाला है, तो कौन किससे ब्लैकमेल हो रहा है? चीज़ें अगर सबके सामने हैं तो फिर क्यों नहीं एक आवाज़ उठाई जाती कि अब बस हो गया, अब कराची वालों पर, सिंध वालों पर रहम किया जाए? क्या कहेंगे? जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बात वाज़ेह है कि बस नहीं, अब तो बहुत बस हो चुका है। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, 30,000 अरब रुपए ये खर्च कर चुके हैं, और कहाँ पे खर्च किए हैं? कोई एक इनकी मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई आज तक ये स्कीम नहीं बना सके। चाहे कराची से लेकर आप कश्मीर तक जाएं, कोई इनके पास स्कीम्स नहीं है। इन्होंने कहाँ पैसा खर्च किया कुछ नज़र नहीं आता। अब आप ये चीज़ सोचेंगे, अतीक साहब सही करें, जो शहर टैक्स दे रहा है, जो पूरे मुल्क में अपनी इकॉनमी में हिस्सा डाल रहा है, उस शहर के साथ इस तरह से बेदर्दी से सलूक किया जा रहा है कि हम खुद समझ से अब कासिर हो चुके हैं कि आखिर PML नून की गवर्नमेंट क्यों, किस बात से ब्लैकमेल हो रही है। पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदर जो गुजरा हुआ साल है 24-25 का, उसके अंदर जो 22-23 की स्कीमें थी और 23-24 की स्कीमें थी, वो भी कंप्लीट नहीं कर सके, जिसमें चंद स्कीमें थी। एक इनके कुरंगी काजवे बना रहे थे, ठड्डो नाला था, ये 2-4 स्कीमें थी, वो इनसे नहीं बन सकी। इन्होंने 2023-24 उठा लें, 24-25 ले लें, और 25-26 जो आ रहा है, इन्होंने कोई अंडरपास नहीं बनाया, कोई ब्रिज नहीं बनाया,
कोई कचरे के प्लांट नहीं लगाए। अच्छा, यानी मुझे कि कोई बताएं भी कि इन्होंने आप इस वक्त असेंबली फ्लोर पे हैं, मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा कि ये जो बजट है जो दिया जाता है, फर्ज करें कि किसी स्कीम में नहीं खर्च हुआ तो फिर इस बजट का क्या होता है उस पैसे का? जी देखिए, इन्होंने लास्ट जो बजट पास हुआ था उसके अंदर इन्होंने 80 अरब रुपए रखे थे CSR के नाम पे। अब CSR में इस तरह से समझाऊं, शेड्यूल ऑफ रेट्स था जो इन्होंने रेट्स रिवाइज किए थे कि जी हम 80 बिलियन रख रहे हैं, हम उससे स्कीमें कंप्लीट कराएंगे। अब आप फिशरी डिपार्टमेंट उठा लें, उसकी प्रोग्रेस 0/0 है, बजट वापस हो रहा है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट का बजट निकाल लें, डेवलपमेंट का, उन्होंने 2% भी बजट खर्च नहीं किया। ये सारे बजट रखते हैं, स्कीमें रखते हैं, सारा रीअप्रोप्रिएट करते हैं और सिंध के बाकी जिलों में पैसे ले जाते हैं। अब वहाँ पे क्या काम होता है क्या नहीं होता, हमने तो जहाँ पे भी देखा है सिर्फ एक वाहिद इनका महकमा है वर्क्स एंड सर्विसेज। वर्क एंड सर्विसेज ऐसा महकमा है कि जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप चाहे सांगड़ जाएं, नवाबशाह जाएं, कश्मीर कनकोट जाएं, सक्कर, वहाँ पे रोड बने जा रहे हैं। वर्क्स एंड सर्विसेज इनके रोड्स बना रहा है, बिल्डिंग में वो 0/0 है, मगर रोड्स वो बहुत अच्छे बना रहा है। आज हमारे कराची में रोड बनते हैं और 4 महीने में खराब हो जाते हैं। ये अंदरूनी सिंध की आप ये अंदरूनी सिंध की बात करें, चाहे आप सांगड़ जाएं, मीरपुर खास जाएं, नवाबशाह जाएं, यानी पूरे सिंध में सेवन दादू जहाँ जाएं, तो वर्क्स एंड सर्विसेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो गवर्नमेंट की अच्छी चीजें हम बताते हैं, बाकी इसके अलावा इनके 100 में से तो फिर वो हाउसिंग स्कीम जिसको एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम कहा जा रहा है, उसके हवाले से आज ही शकील मेमन साहब का जो बयान आया, क्या उस पर रद्द-ए-अमल करेंगे? मैडम देखिए, वो जो हाउसिंग स्कीम है वो बहुत अच्छी है। जिन लोगों के घर टूट गए थे बना के दे रहे हैं, मगर किससे बना रहे हैं? एशियन डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। वो लोन कौन उतार रहा है? कराची उतार रहा है। तो क्या कराची के अंदर भी ऐसी कोई स्कीम नहीं लाई जा सकती जिससे मेरे शहर का इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल हो जाए? क्या हमारे कोई मसाइल हल किए जा रहे हैं? क्या वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया जा रहा है, जो एशियन ADB से लोन ले रहे हैं, जायका से लोन ले रहे हैं, क्या वो खाली अंदरूनी सिंध में लगेगा? कराची में कोई एक स्कीम बताएं। आपने क्लिक की स्कीम दी थी 72 बिलियन की, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, तो क्या उसमें UC टाउन्स के अंदर जो आपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए क्या हुआ? वो 72 अरब कहाँ चले गए? असल मसला ये है कि कराची को बस से बदतर कर रहे हैं, कोई स्कीम नहीं ला रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। हम हर फ्लोर पे हमने पूरे साल आवाज़ें उठाई, असेंबलियों में गए, मीडिया को बताया, प्रिंट मीडिया को बताया, और आने वाला साल इससे बदतर होगा। तो हमें जो प्री बजट में हमने डिस्कशन की थी, CM साहब ने कहा था कि हमसे पूछा जाएगा। हमने पूरे MPs ने प्रपोजल दिए, जितने MQM के MPs हैं, हमने हर महकमे को प्रपोजल दिए कि हमारे स्कूल्स को रखा जाए, हमारे कॉलेज को अपग्रेड किया जाए। तो हमसे तो अभी तक किसी ने मुशावरत नहीं की है। चलिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर असेंबली फ्लोर में अपोजिशन के भी लोग बैठे हुए हैं तो उनसे भी पूछना ज़रूरी है और उनसे बात करना ज़रूरी है कि कौन से मंसूबे उनके इल्म में, क्योंकि लास्ट अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी उसके मुताबिक सिंध असेंबली में जो हुकूमती MPs हैं उन्हें कहा गया था कि अपनी स्कीमें दी जाएं। अब आगे इसमें क्या पेशरफ्त है? आगे तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद अपोजिशन लीडर से भी, अपोजिशन के जो लोग वहाँ बैठे हुए उनसे भी पूछा जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास इस हवाले से इत्तला नहीं है कि उनसे भी कोई 50 करोड़ की स्कीमें मांगी गई हैं कि नहीं मांगी गई। चौधरी अकमल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। चौधरी अकमल साहब, 877 अरब रुपए का बजट सिंध में और अर्बन और रूरल एरिया, क्या समझते हैं इस वक्त के क्या ये काफ़ी है? ख़ास तौर पे मैं इसलिए पूछना चाहूँगी, अरबों रुपए का बजट जो कागजात में हमें नज़र आता है, क्या आप मुतमईन हैं कि उसको उसी तरह से खर्च किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि जिस तरह के बजट दिए जाते हैं उसमें प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होनी चाहिए? क्या कहेंगे? देखें, जो सूबों के बजट होते हैं ना, उनमें ज्यादा जो खर्च होना चाहिए उसूलन, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो टैक्सेस की कलेक्शन है उसका तकरीबन 55% जो रेवेन्यू है वो सूबों को ट्रांसफर हो जाता है, जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो उस हिसाब से हर सूबे को जो है ना अपना NFC अवार्ड के तहत जो है वो हिस्सा मिलता है। और उसूलन होना ये चाहिए कि क्योंकि अब जो है वो तालीम और सेहत जो है वो सूबाई मसला है, इसी तरीके से अमन व अमान का मसला वो भी एक प्रोविंशियल मैटर है, तो उसको ज्यादा जो है वो अहमियत दी जानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा ये गया है कि यहाँ पे ना सिर्फ ये कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है, बल्कि जो तालीम है और सेहत के मामलात हैं उनके लिए बहुत कम रकम मुख्तस की जाती है। तो
तो इस रकम में जो है वो एक खातिर ख्वाह इजाफे की जरूरत है। कराची जो है तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों का शहर है और पूरे सिंध की आबादी जो है वो 5 करोड़ से भी ऊपर है। तो उसके बाद मेरे ख्याल में इतने लोगों को अच्छे हॉस्पिटल देना, अच्छे तालीमी इदारे देना, ये उनके वक्त की जिम्मेदारी है। वैसे लोग टैक्सेस देते हैं, या टैक्सेस का पैसा इसीलिए वो देते हैं कि उनकी फलाह बहबूद के ऊपर खर्च किया जाए। अच्छा, मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं माशियात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझती। मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई सिटी, कोई सूबा, सिटी आप अभी हम रहने देते हैं क्योंकि सिंध की हम बात कर रहे हैं। सिंध में चूंकि कराची है और कराची एक बड़ा टैक्स आपको जो है वो जनरेट करके दे रहा है, इन हालात में क्या बजट की तकसीम में वो इलाका जो कि बजट ज्यादा आपको जनरेट करके दे रहा हो, तो क्या एनएफसी अवार्ड के मद में क्या चेंजेस आनी चाहिए, चाहे वो आबादी है या आबादी को हट की बात कर ले। लेकिन ये तो वही बात है कि कोई कमा के ज्यादा दे रहा है, कोई कमा के कम दे रहा है। यहाँ का जो टैक्स है या यहाँ की जो इनकम है वही IMF के अखराजात को पूरा करेगी ना, जो कर्जे हमने लिए हैं वहां पे भी जाएगी। किस तरह से देखते हैं इस मामले को कि क्या इसको रिव्यू करने की जरूरत है कि सिंध के पास ज्यादा बजट आना चाहिए? आइन और कानून के मुताबिक जो है ना वो हर 5 साल के बाद जो एनएफसी अवार्ड है वो रिव्यू होगा, और उसका जो भी फॉर्मूला होगा वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कलेक्शन, इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए और उनके रेट को प्रॉपर एनालाइज करते हुए जो है वो देना चाहिए, देना होता है 5 साल के बाद। लेकिन आप देखें ना हमारे यहाँ पे अभी वही पुराना तकरीबन 15 साल पुराना जो है ना एनएफसी अवार्ड जो है वो चल रहा है। आपने जो है मेरे ख्याल में 2015 में जरदारी साहब ने या 2010 में जरदारी साहब ने जो है इसको रिवाइज किया था, वो फार्मूला जो है वो अभी तक जो है वो चल रहा है। तो अभी तक जो है ना वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो आगे एनएफसी अवार्ड जो अगला नया बनना चाहिए, जाहिर है 10-15 साल के बाद अब काफी हद तक हालात चेंज हो चुके हैं, आबादी का जो बैलेंस है वो चेंज हो चुका है, रेवेन्यू स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है। तो उसके बाद जो है इन नए हालात को देखते हुए जो है एनएफसी अवार्ड इसको तब्दील किया जाना चाहिए, ताकि जो नाइंसाफी किसी भी सूबे के साथ अगर हो रही है तो इस किस्म की चीजों का मदावा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि इस वक्त तक बलोचिस्तान अगर से कोई इतना ज्यादा हमें रेवेन्यू फौरी तौर पर तो नहीं दे रहा, लेकिन वहां पे बहरहाल जरूरियात तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि वहां की आबादी बड़ी पसमानदा है और दूर दराज रूरल एरियाज में तो बिल्कुल लोग पत्थरों के जमाने में रह रहे हैं। तो इस हिसाब से चीजों को बाकायदा रिसर्च करके और जो अच्छे माइंड्स हैं उनको बिठाकर एक नया जो फॉर्मूला एनएफसी के तहत जो बिल्कुल तश्कील दिया जाना चाहिए। ये आइन और कानून की जरूरत भी है और वक्त की जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चौधरी अकमल साहब। आपकी तरफ आते हैं आमिर सिद्दीकी साहब। आमिर सिद्दीकी साहब, चौधरी अकमल साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आप ये कहते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, असेंबली फ्लोर पे आप मौजूद हैं, अगर इसी फार्मूले को आगे लेके चले, अभी हम छोड़ देते हैं कि सिंध गवर्नमेंट क्या कह रही है, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई एनएफसी वाले मामले को रिव्यू होने की ज़रूरत है? जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि जी 5 साल में रिव्यू होना होता है, लेकिन ये तकरीबन 15 साल से रिव्यू नहीं हुआ, क्या कहेंगे? जी देखिए, उन्होंने बात तो की मगर उसको कंप्लीट नहीं किया। आप मुझे बताएं, जो 2010 में एनएफसी हुआ था उसके बाद जो पैसे मिले, क्या उससे सूबे को फायदा हुआ है या कुछ लोगों को फायदा हुआ है? तो हम तो ये कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड को रिव्यू करना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट चीज़ें अपने हाथ में ले, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को जो आपने अख्तियारात दिए 18वीं तरमीम के बाद, तो वो उससे कुछ लोग और कुछ फैक्ट्रियां तो बड़ी हो गई, कुछ लोग बहुत बड़े अमीर हो गए, मगर मेरे सूबे के अंदर क्या हुआ उससे? मेरे सूबे में क्या सनतें लगी 18वीं तरमीम के बाद? जो एनएफसी अवार्ड हुआ उससे क्या मेरे सूबे में सनतों में इजाफा हुआ? क्या मेरे बिजनेसमैन बढ़े? क्या मेरे शहर में और मेरे सूबे में बिजनेस ज़्यादा आया? तो हमारे सूबे के अंदर बिजनेस हमारे से चले गया, क्योंकि हमारे फैसले हमने गलत किए। हमने उस एनएफसी अवार्ड से जो सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना था वो हम नहीं कर सके। आज शहर सबके सामने, ये तो कोई दो राय, आप किसी को भी बिठा लें, कोई भी बिजनेसमैन को लेके आ जाए, आज जितना बिजनेसमैन तंग और परेशान है, के इलेक्ट्रिक ने उनको नोच के रखा हुआ है यूनिट्स महंगा करके, तो हमने कौन से मंसूबे लगाए जो हमें अरबों रुपए मिले? आखिर हमने एनएफसी अवार्ड से क्या किया? हमने एनएफसी अवार्ड्स को निचली सतह तक लेके नहीं गए।
काश हम लोकल बॉडीज को एम्पावर करते, एनएससी अवार्ड का पैसा निचली सतह पे जाता, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते। 2005 में दुबई बिल्कुल जंगल था, आज दुबई कहाँ पहुँच गया। आज हम जंगल के दौर में जा चुके हैं 15 सालों में। तो क्या एक नया एनएफसी अवार्ड होना चाहिए। मगर हम तो ये समझते हैं कि ऐसा कि जो इख्तियार सिंध गवर्नमेंट को दिए गए उससे गवर्नमेंट ने आवाम को और सूबे को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसको रिव्यू कर भी लिया गया तो जिनके हाथ में जा रहा है उन पे भरोसा नहीं। जी, रिव्यू बिल्कुल करें, हमारा जो हक है सूबे का हमें मिलना चाहिए, बिल्कुल फौरन करना चाहिए। मगर फेडरल गवर्नमेंट इस पॉलिसी को बदले और अपने हाथ में ले, क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने इंतजाम दिए, चीज़ें दी, तो उससे कोई मुझे 15 सालों के अंदर ला के दिखा दे कि जी ये मेगा प्रोजेक्ट लगे, ये हमने बिजनेस डेवलपमेंट की, ये हमने इंडस्ट्रियल जोन बनाए, हमने देखे कितने पूरे इंडस्ट्रियल को हमने क्या क्या सहूलतें दी। आज हमारे इंडस्ट्रियल धक्के खा रहे हैं, हमारे साइट जाएँ, केटी जाएँ, नूरियाबाद जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन में पानी नहीं है। पीछे करने केंजर झील है, हम वहाँ पे पानी नहीं ला सके, वहाँ पे पानी नहीं है। इंडस्ट्रियल में साइड एरिया में जाए, पानी नहीं है। तो हमने आखिर 15 सालों में जो हमें एनएफसी अवार्ड से पैसे मिले, ये एक सवाल है और ये हकीकत है कि सिंध गवर्नमेंट ने उन पैसों को कहाँ इस्तेमाल किया है, कौन से मेगा प्रोजेक्ट लगाए। कोई 2-4 प्रोजेक्ट दिखा दें, समझ में आता है। आपने जो एक बात बहुत अच्छी की थी कि अतीक साहब ने कहीं की बात की, तो हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम भी कुछ मदद के लिए किसी और से पैसे मांगने पड़ जाए हमें। तो ये आपके सामने हम आप ही खुल के बता दीजिए। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं भी ये पूछना चाह रही हूँ अतीक मीर साहब, देखिए देखिए लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके अंदर मान से अपना केपीके के गवर्नर के पास जाके यूनिवर्सिटी सिंध के पैसों से बनाई जा रही है। तो क्या हम भी हो सकता है किसी और सूबे के सीएम को कहें कि आए हमारे स्कूल ठीक करें, हमारी सड़कें ठीक करें, क्योंकि हमारा जो शेयर मिल रहा है उससे मेरा शहर और मेरे सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो पा रहा। मेरी सियासी तौर पे ये सवाल है कि जब यहाँ पे सिपा सालार आए, उन्होंने ताजिर बरादरी से मीटिंग की और कहा गया कि जी आपका फला मसला हल हो गया टिक, फला मसला हल हो गया टिक, यानी कि सिर्फ पूछा जा रहा था। सबको पता है कि करप्शन है कहीं ना कहीं। मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी नहीं पता होगा कि करप्शन किस हद तक चल रही है। लेकिन मसला ये है कि ब्लैकमेल किससे हुआ जा रहा है। क्या पीपल्स पार्टी इस वक्त उस पोजीशन में है कि मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं कह पा रही, जो हमारे करता धरता है वो कुछ नहीं कर पा रहे, वजह क्या है? उनकी अपनी पार्टी में ऑडिट क्यों नहीं हो पा रहा? पीपल्स पार्टी ही मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रही है और मुल्क को आगे, हम तो अब ये भी समझ रहे हैं चीज़ों को आगे चलने ही नहीं दे रहे। अब बिजनेसमैनों की भी ये शिकायत थी, मगर जब शिकायत पूछी गई कि बिजनेसमैन डरते हैं, उनको रहना शहर में, किस से माफिया से लड़ेंगे, वो भी लड़ के थक चुके। हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं किस्से कहानियाँ। अब आखिर जिसको इस शहर में रहना है तो कितना खुल के सामने आ सकता है, उसको अपनी फैक्ट्री भी चलानी है, उसके अपने बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है। तो यहाँ तो देखें, इस शहर के अंदर, इस सूबे में कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है। आप कल रात का डिफेंस का वाकया देख लें, मेरे हल्के के अंदर अल बदर स्कूल में खवातीन टीचर्स को जाके मार रहे हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल लाकानूनियत फैल चुकी है। अच्छा, लाकानूनियत की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं सीनियर सहाफ़ी कामरान साहब का मैं एक व्लॉग देख रही थी। उन्होंने अफगानिस्तान की मिसाल देते हुए कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 60,000 कैमरे कराची में लगने जाने चाहिए थे, लेकिन अभी चंद 100 ही लगे हैं, उसको हम सोच रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान ने एक बड़ी तादाद में, जो कि अभी डेवलप हुआ है, अभी तो उसमें कानून साजी इतनी नहीं हुई और कैमरे लगा भी चुकी है और मॉनिटर भी कर रही है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि बजट अगर मुख्तस किया जाता है तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट 15 साल 20 साल से चल रहा है, मगर वो जानबूझ के नहीं कर रहे ना। आप मुझे बताएं, 6 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तो 6 अरब का काम कौन सा मुश्किल काम है, करना नहीं चाहते। आप अफगानिस्तान की मिसाल दे रही, अफगानिस्तान में तो ये भी आ गया है कि अगर आप कहीं बैठ के कॉफ़ी पियेंगे तो वो टैक्स कटेगा ना, तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश तो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। हम तो अपने तीनों सूबों से पीछे हो चुके हैं। अब अफगानिस्तान तो बहुत हमसे सूबा सिंध से आगे जा चुके हैं। हम करना नहीं चाह रहे। हमने पुलिस में कोई रिफॉर्म्स नहीं की। हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की। देखिए, बात वही है ना कि जब आपको 18वीं तरमीम के बाद 2010 से पैसे मिलने शुरू हुए, तो हमने कौन सा सेक्टर रिफॉर्म किया है, कौन सा एक महकमा है। आप कोई भी महकमे में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के 38 से 40 महकमे हैं, हमने किस महकमे की रिहेबिलिटेशन की है? कौन सा महकमा ऐसा है कि जो आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया और वो सूबे को कमा के दे रहा है? हर महकमा कर्जा ही है, हर महकमा बोझ बना हुआ है। तो हमने ना किसी महकमे की अपना रिहेबिलिटेशन की, ना हमने
इसी महकमे में बेहतरी लाए। आखिर 15 साल जो हमने ज़ाया किए हैं, कोई एक महकमा कोई आके बताया कि देखिए ये महकमा है, ये सुबह इस सिंध को कमा के देता है। तो ना हमारे पास कोई कमाने वाला महकमा है, हम मुसलसल लोन ले रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक से लोन लें, एडीपी से लें, जायका से लें, प्राइवेट बैंकों से लोन ले रहे हैं, आखिर हम कहाँ जाके खड़े होंगे। अब तो हम तो कहते हैं कि हम खुद अब असेंबली में फाइनल उस पर जा रहे हैं कि जो बजट है, अगर हमारे शहर की और मेरे सूबे की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमें बेहतर नहीं रखी गई तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे गवर्नमेंट को और आईना दिखाएंगे कि ये स्कीमें कहाँ रखी जाती हैं। फिर हम एक एक स्कीम का नाम उठाएंगे, हम बताएंगे कि किसके लिए स्कीमें रखी जाती हैं, पैसा कहाँ जाता है, क्योंकि ज़्यादती का एंड आ चुका है। और इंशाल्लाह ताला हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अब लोग खुद निकलेंगे कि जब लोग टैक्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो उसको अपने घर से ऑफिस जाने के लिए सोचना पड़ता है। जब उसका बच्चा स्कूल से घर पहुंचता है तो वो 10 फोन करते हैं कि मेरा बेटा घर आया नहीं आया। जब आपको ऑफिस से वापस शाम को घर जाना हो तो आप एक अजीब कैफियत में होते हैं। आप हम सिर्फ पागल हो कि हम हमारे ह्यूमन राइट्स का मामला आ चुका है। अब इंशाल्लाह हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि पूरी कौम एक जबान होगी और इंशाल्लाह ताला ये वक्त आएगा जल्दी कि अब हम इनसे हिसाब लेने की तरफ बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एमपीएम साहब का ताल्लुक है। यहाँ पे जितने मेरे पास मेहमान गिरामी आए, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, बात फ़कत इतनी है कि सिंध मेरा सिंध और मेरे सिंध में मेरा कराची जिस मसाइल की आमाजगाह बन चुका है, अब वक्त आ गया है कि उसको देखने की ज़रूरत है। किसी भी कौम की तरक्की के लिए अगर कोई बेहतरी लानी हो तो सबसे पहले तालीम की ज़रूरत होती है कि तालीम के ज़रिए से बेहतरी लाई जाती है। ये आपको बताते चले कि कराची वो सिटी कि जहाँ पे तालीम का मयार दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है और इसकी वजूहात ये है कि मुख्तलिफ बोर्ड्स को आप ऊपर लेके आना चाहते हैं, आपकी तरजीहात में वो बात शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा यहाँ पे होता तो शायद हम बात मुख्तलिफ तरीके से करते। जिसकी हुकूमत होती है यकीनन उस पर उंगली उठाई जाती है। मसला तनकीद का नहीं है कि हम किस पे तनकीद कर रहे हैं, या कोई ज़ाती चपकलिश का मसला नहीं है। सहाफ़त पेशा पैगम्बरी है और हम उसका सिर्फ फ़र्ज़ निभाते हैं, लेकिन खुली आंख से भी इंसान देख सकता है, बंद आंख करके भी देख सकता है कि मेरा कराची का शहरी नफसियाती अवारिस का शिकार होता जा रहा है जिस किस्म के मसाइल हैं। अगर चीज़ें बेहतर करने की नीयत हो तो तमाम स्टेक होल्डर्स मसाइल को बेहतर कर सकते हैं। कोई अनहोनी या ना होने वाली चीज़ नहीं है। मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।